पर असल में ये सवाल हम सबसे जुड़ा है, बहुत गहराई से, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो हमें स्टेट के खिलाफ ही तो मिलते हैं। बिल्कुल। अगर कोई संस्था स्टेट की परिभाषा में नहीं आती तो फिर वो हमारे अधिकारों की परवाह किए बिना भी काम कर सकती है, और हम उसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। एग्जैक्टली। और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, और वो भी एक बहुत ही मानवीय कहानी के जरिए। ये कहानी है एक क्लर्क की, सोम प्रकाश रेखी की, जिनकी पेंशन घटाकर सिर्फ 40 रुपए कर दी गई थी। 40 रुपए। और उनका केस सोम प्रकाश रेखी बनाम भारत संघ, भारत में इस पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो पूरी बातचीत है वो सुप्रीम कोर्ट के उसी ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है। इसे लिखा था जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने। तो हम इसी जजमेंट को एक तरह से लाइन बाय लाइन समझेंगे। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे अदालत ने एक बड़ी सरकारी कंपनी के तर्कों को खारिज किया और कहा, नहीं, आप सिर्फ एक कंपनी नहीं हैं, आप स्टेट हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। संविधान का आर्टिकल 12 स्टेट को कैसे परिभाषित करता है। मैं इसे अंग्रेजी में ही कोट करती हूँ, जैसा हमारे स्रोत में है। इन दिस पार्ट, unless the context otherwise requires, the state includes the government and Parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. तो इसमें देखिए, केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानसभाएं, नगर पालिकाएं, पंचायतें, ये सब तो बिल्कुल साफ है। हाँ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन असली कानूनी लड़ाई का मैदान है एक छोटा सा वाक्यांश, अदर अथॉरिटीज, मतलब अन्य प्राधिकरण। अच्छा, अदर अथॉरिटीज, यहीं पर सारी उलझन है। इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत ही वेग है। बिल्कुल। कौन आता है इसमें, कौन नहीं आता, ये कैसे तय होगा? तो क्या कोर्ट ने इसे साफ करने के लिए कोई नियम, कोई चेकलिस्ट जैसी चीज बनाई है? एग्जैक्टली। यही सवाल सालों तक अदालतों में गूंजता रहा और इसी को सुलझाने के लिए इस केस से ठीक पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की चेकलिस्ट तैयार की थी। हमारे स्रोत में इन्हें कहा गया है, टेस्ट्स टू डिसाइड विच अदर अथॉरिटीज कुड बी कंसिडर्ड एज एजेंसीज और इंस्ट्रूमेंटैलिटीज ऑफ स्टेट। मतलब ये पता लगाने के 5 टेस्ट्स हैं कि कोई संस्था सरकार का ही एक रूप है या नहीं। ठीक है, तो एक एक करके इन टेस्ट्स को समझते हैं। पहला क्या है? पहला है शेयर कैपिटल। स्रोत कहता है, if the entire share capital of the corporation is held by government, it would go a long way towards indicating that the corporation is an instrumentality or agency of government. मतलब फॉलो द मनी। अगर कंपनी का सारा पैसा, सारे शेयर्स सरकार के हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि वो सरकारी एजेंसी है। सिंपल। हाँ, सीधा साधा। दूसरा है स्टेट कंट्रोल। कंट्रोल मतलब नियंत्रण। हाँ, The existence of deep and pervasive state control may afford an indication that the corporation is a state agency or instrumentality. मतलब सिर्फ पैसा लगाना ही काफी नहीं है। अच्छा, क्या कंपनी के बड़े फैसलों पर, उसकी नीतियों पर सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है? डायरेक्टर्स कौन नियुक्त करता है? क्या वो सरकार के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हैं? ये सब। ठीक है। तो पहला, पैसा किसका है। दूसरा, कंट्रोल किसका है। तीसरा, टेस्ट क्या है। तीसरा है मोनोपोली स्टेटस। स्रोत कहता है, whether the corporation enjoys monopoly status which is state conferred or state protected. मतलब क्या उस कंपनी को अपने फील्ड में एक छत्र राज मिला हुआ है, एक ऐसा एकाधिकार जो सरकार ने उसे दिया है या जिसकी सरकार रक्षा करती है। सही। और चौथा टेस्ट उसके काम के बारे में। हाँ, उसके फंक्शंस। बिल्कुल। चौथा है नेचर ऑफ फंक्शंस। If the functions of the corporation are of public importance and closely related to governmental functions, मतलब अगर कंपनी जो काम कर रही है वो सार्वजनिक महत्व का है और सरकारी कामों जैसा ही है, जैसे बिजली, पानी या इस केस में पेट्रोलियम सप्लाई करना। एग्जैक्टली। और आखिरी, पांचवा टेस्ट। पांचवा है ट्रांसफर ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ, ये बहुत सीधा है। Specifically, if a department of government is transferred to a corporation, it would be a strong factor supportive of this inference. मतलब अगर सरकार ने अपने किसी चलते फिरते विभाग को ही एक कंपनी में बदल दिया, तो ये तो सबसे मजबूत सबूत है कि बस नाम बदला है, चीज वही है। और एक जरूरी बात, स्रोत ये भी कहता है कि अदालत इन सबको मिलाकर देखती है, किसी एक पर टिक नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल। The cumulative effect of all the following factors has to be seen. पूरी तस्वीर देखनी होती है। ठीक है, तो ये 5 टेस्ट तो समझ आते हैं, पर ये सब बहुत सैद्धांतिक मतलब थियोरेटिकल लगता है।
इन नियमों का असर असल जिंदगी में किसी आम इंसान पर कैसे पड़ता है? और यहीं पर सोम प्रकाश रेखी की कहानी आती है। कौन थे ये? सोम प्रकाश रेखी बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज लिमिटेड नाम की एक तेल कंपनी में क्लर्क थे। 1973 में वो रिटायर हुए और पेंशन के हकदार बने। लेकिन उनके रिटायर होने के कुछ ही समय बाद सरकार ने बर्मा शेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसे नेशनलाइज कर दिया। हाँ, और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। और ये कंपनी बन गई भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी बीपीसीएल, जिसे हम आज भी जानते हैं। तो रेखी साहब की पेंशन का क्या हुआ? उनकी पेंशन तय हुई थी 165.99 रुपए। लेकिन कंपनी ने एक बहुत अजीब कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? क्योंकि रेखी साहब को रिटायरमेंट पर प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का पैसा मिला था, तो कंपनी ने उनकी पेंशन में से कटौती कर दी। एक मिनट, क्या मतलब? कंपनी ने एक तरह से हिसाब बराबर करने की कोशिश की कि हमने आपको पीएफ में पैसा दिया तो हम आपकी पेंशन से काट लेंगे। ये कैसा तर्क है? बिल्कुल यही तर्क था। और इस हिसाब बराबर को उन्होंने एक फैंसी लैटिन शब्द का नाम दिया, प्रो टैंटो। प्रो टैंटो? हाँ, कंपनी ने कहा कि द क्वांटम ऑफ हिज पेंशन वुड सफर अ प्रो टैंटो श्रिंकेज, यानी उसी अनुपात में आपकी पेंशन कम हो जाएगी। और नतीजा? स्रोत के शब्द हैं, रिजल्टेंटली द पेंशन पेएबल वाज शोन एज ₹40.05। 40 रुपए महीने के? ये तो मजाक है। बिल्कुल। कोई इंसान 40 रुपए में कैसे गुजारा कर सकता है? ये तो सरासर अन्याय लगता है। इसीलिए वो अदालत गए और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी अपने फैसले में यही लिखा था। उनके शब्द थे, सिंस नो सुपरएन्युएटेड सोल कैन सर्वाइव ऑन ₹40 पर मंथ, कि कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति महीने के 40 रुपए में जिंदा नहीं रह सकता। सही बात है। बिल्कुल। तो बीपीसीएल ने कोर्ट में अपना बचाव कैसे किया? उनका क्या कहना था? देखिए, बीपीसीएल का तर्क बहुत सीधा और चालाकी भरा था। उन्होंने कहा कि हम पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का केस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम स्टेट हैं ही नहीं। उनके वकील ने कहा कि बीपीसीएल नाइदर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नॉर अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बट जस्ट अ कंपनी। मतलब हम न तो कोई सरकारी विभाग है, न ही संसद के किसी खास कानून से बनी कोई संस्था। हम तो बस कंपनीज एक्ट के तहत बनी एक आम कंपनी है। एग्जैक्टली। और यहीं से इस केस की सबसे दिलचस्प कानूनी बहस शुरू होती है। एक तरफ एक आम आदमी के 40 रुपए की पेंशन और दूसरी तरफ एक विशाल सरकारी कंपनी का ये तर्क कि हम तो प्राइवेट हैं। और इसी तर्क के जवाब में जस्टिस कृष्णा अय्यर का वो क्रांतिकारी नजरिया सामने आया। हाँ, उन्होंने कहा कि जब संविधान के बुनियादी सिद्धांतों का सवाल हो तो हमें बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि संस्था के असली काम और चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। उनके शब्द अमर हो गए। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल्स और इट्स स्ट्रीक, फंक्शनल रियलिज्म नॉट फेशियल कॉस्मेटिक्स मस्ट बी द डायग्नोस्टिक टूल। वाह, फंक्शनल रियलिज्म नॉट फेशियल कॉस्मेटिक्स। मतलब जज साहब कह रहे थे, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने दरवाजे पे कंपनी का बोर्ड लगाया है या नहीं, मैं ये देखूंगा कि अंदर असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल। उन्होंने एक और कमाल की बात कही, फॉर वन मे लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट। कि कोई चीज ऊपर से फूल की तरह मासूम दिख सकती है, पर उसके नीचे छिपा हुआ सांप हो सकती है। हाँ, तो अदालत ने इस कॉस्मेटिक्स को हटाकर कंपनी के अंदर झांकने का फैसला किया। तो अदालत ने क्या पाया? उन्होंने इस फंक्शनल रियलिटी को कैसे साबित किया? उन्होंने उस कानून को देखा जिसके तहत बर्मा शेल का अधिग्रहण हुआ था। उस कानून की प्रस्तावना में ही साफ साफ लिखा था कि ये अधिग्रहण इसलिए हो रहा है ताकि पेट्रोलियम उत्पादों का स्वामित्व और नियंत्रण वेस्टेड इन द स्टेट हो सके। मतलब राज्य में निहित हो। कानून का मकसद ही इसे सरकार की संपत्ति बनाना था। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने तो उसे एक कंपनी बीपीसीएल को दे दिया था। क्या ये एक तरह का कानूनी लूपहोल था कि सरकार पहले किसी चीज पर कब्जा करे और फिर उसे एक कंपनी को सौंप दे ताकि अपनी जिम्मेदारियों से बच सके? यही तो बीपीसीएल का तर्क था, लेकिन अदालत ने इस खेल को पकड़ लिया। उन्होंने दिखाया कि ये एक 2 स्टेप प्रोसेस थी। पहले कानून के सेक्शन 3 के तहत बर्मा शेल की सारी संपत्ति सीधे केंद्र सरकार के अधीन आई। उस एक पल के लिए वो 100% स्टेट थी। हाँ, फिर सेक्शन 7 के तहत सरकार ने ये सब कुछ बीपीसीएल नाम की एक सरकारी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। और अदालत ने इस ट्रांसफर को कैसे देखा? अदालत ने कहा कि ये बस एक रूप बदलना है, पहचान बदलना नहीं। जस्टिस अय्यर ने लिखा कि एक सरकारी कंपनी तो अ मिनी इनकार्नेशन ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ मेड अप ऑफ इट्स ब्लड इन बोन्स है। मतलब वो सरकार का ही एक छोटा अवतार है जो उसी के खून और हड्डियों से बनी है, बस उसे एक कॉर्पोरेट शक्ल दे दी गई है। बिल्कुल। तो क्या ये ऑल्टर देखो वाला कॉन्सेप्ट है कि कंपनी असल में सरकार का ही दूसरा चेहरा है? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा।
अदालत ने साफ कहा कि बीपीसीएल ऑल्टर ईगो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। सरकार का हमशक्ल। हाँ, इसीलिए वो कंपनी के न्यायिक पर्दे जुरिस्टिक वेल के पीछे छिप नहीं सकती। ठीक है, मान लिया कि बीपीसीएल सरकार का ही एक रूप है, लेकिन संविधान में अथॉरिटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो ज्यादा आधिकारिक लगता है। एक आम कंपनी अथॉरिटी कैसे हो सकती है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसमें एक बहुत बारीक फर्क है। सोचिए, एक दुकानदार और एक ट्रैफिक पुलिस वाले में क्या फर्क है? दुकानदार आपसे सिर्फ अनुरोध कर सकता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रुकने का आदेश दे सकता है, आपका चालान काट सकता है। सही। क्यों? क्योंकि उसे ये शक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बल्कि बाहर से यानी कानून से मिली है। इसी बाहरी शक्ति को लैटिन में एब एक्स्ट्रा कहते हैं। अच्छा, अब एक्स्ट्रा। तो अदालत ने ये देखा कि क्या बीपीसीएल के पास भी ऐसी कोई खास कानून से मिली शक्तियां थीं जो आम कंपनियों के पास नहीं होती? हाँ, और उन्हें ऐसी कई शक्तियां मिली। स्रोत में इनकी पूरी लिस्ट है। पहली, सेक्शंस 9 और 10 के तहत बीपीसीएल को अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को कानूनी तौर पर बदलने का अधिकार था। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एक वैधानिक शक्ति थी। और कोई दूसरी शक्ति तो और भी जबरदस्त थी। सेक्शन 12 के तहत बीपीसीएल किसी भी व्यक्ति से अपनी संपत्ति का कब्जा वापस ले सकती थी, जिसके लिए वो जिला मजिस्ट्रेट की मदद ले सकती थी। अरे, ये तो पुलिस जैसी शक्ति हो गई। बिल्कुल, स्रोत भी यही कहता है। क्या कोई आम निजी कंपनी ऐसा कर सकती है? नहीं। बिल्कुल नहीं। और तीसरी शक्ति? तीसरी, सेक्शन 16 के तहत बीपीसीएल के अधिकारियों को नेक नियति या गुड फेथ में किए गए कामों के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट मिली हुई थी, एक तरह की इम्यूनिटी। अच्छा। पता है, Such an immunity does not attach to employees of company simpliciter. ये कानूनी सुरक्षा एक साधारण कंपनी के कर्मचारी को नहीं मिलती। ये सब मिलकर बीपीसीएल को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक अथॉरिटी बनाते थे। तो ये केस सिर्फ सोम प्रकाश रेखी की 40 रुपए की पेंशन से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये तो हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। जस्टिस अय्यर ने इसी बड़े फलसफे पर जोर दिया। हमारे संविधान में पार्ट 3 है जो हमें मौलिक अधिकार देता है, और पार्ट 4 है जो सरकार को कल्याणकारी काम करने का निर्देश देता है। सही। तो उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार पार्ट 4 के तहत कल्याणकारी भूमिका निभाने के लिए कंपनियां बना सकती है, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करके वो पार्ट 3 यानी मौलिक अधिकारों की जवाबदेही से बच नहीं सकती। कोर्ट के शब्द बहुत तीखे थे इस पर। उन्होंने लिखा, To don the mantle of company is to free the state from governmental slow motion, not to play truant with the great rights. जो बात है, इसका मतलब है कि कंपनी का चोला पहनने का मकसद सरकारी काम की धीमी रफ्तार से छुटकारा पाना है, ना कि जनता को मिले महान अधिकारों के साथ धोखाधड़ी करना या उनसे भागना। वाह, ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है जो अदालत ने आगे पेश की। वो तो और भी चौंकाने वाली है। हाँ, अदालत ने एक भविष्य की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि अगर आज हमने सरकारी कंपनियों को स्टेट मानने से इनकार कर दिया, तो कल को सरकार पोस्ट ऑफिस, रेलवे, रेडियो सब कुछ एक-एक करके कंपनियों को सौंप देगी। और फिर ये सारी कंपनियां कहेंगी कि हम पर मौलिक अधिकार लागू नहीं होते? हाँ, तब हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ म्यूजियम ग्लास केसेस में रह जाएंगे। म्यूजियम के शीशे के बक्से। मतलब हमारे अधिकार होंगे तो, पर बस दिखाने के लिए, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और ये एक गवर्नमेंट बाय पपेट्री यानी कठपुतली सरकार होगी। कठपुतली सरकार, जहां असल में सरकार ही सब कुछ चला रही होगी, लेकिन सामने कंपनियों का मुखौटा होगा जो किसी भी संवैधानिक नियम को मानने से आजाद होंगी। क्या अदालत ने अपने इस तर्क को मजबूत करने के लिए पुराने फैसलों का भी सहारा लिया? हाँ, बिल्कुल लिया। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी केस का जिक्र किया, जहां से ये विचार आया कि आज का वेलफेयर स्टेट लार्जेस्ट बांटता है, मतलब नौकरियां, ठेके, लाइसेंस। सरकार के पास बहुत शक्ति है, बहुत ज्यादा, इसलिए उस पर संवैधानिक लगाम लगाना जरूरी है। उसी केस में जस्टिस भगवती का एक A40 तर्क था, जिसका मतलब है और भी मजबूत कारण से। अच्छा। उनका कहना था कि अगर सरकारी अधिकारी संवैधानिक सीमाओं से बंधे हैं, तो सरकार की ये एजेंसियां, ये कंपनियां तो और भी ज्यादा बंधी होनी चाहिए। और सुखदेव सिंह केस का भी जिक्र है ना? हाँ, सुखदेव सिंह केस में जस्टिस रे ने LIC के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी। The voice is that of the central government and the hands are also of the central government. मतलब आवाज भी केंद्र सरकार की है और हाथ भी केंद्र सरकार की है। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि यही बात BPCL पर भी 100% लागू होती है। अब आते हैं अंतिम फैसले पर। BPCL के वकील ने आखिर में एक बहुत ही चालाकी भरा कानूनी तर्क दिया था। कानून द्वारा बनाए गए और कानून के
तहत बनाए गए में फर्क का। ये क्या था? ये उनका आखिरी दांव था। वकील ने कहा कि सिर्फ वो संस्थाएं स्टेट हैं जिनके लिए संसद में एक स्पेशल कानून पास होता है, जैसे LIC एक्ट या ONGC एक्ट। इन्हें कहते हैं क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट। अच्छा, क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट। लेकिन BPCL तो आम कंपनीज एक्ट के तहत बनी थी, यानी क्रिएटेड अंडर अ स्टैट्यूट। एक मिनट, कानून द्वारा और कानून के तहत, ये तो सुनने में एक जैसा ही लगता है। वकील इस छोटे से शब्द के फर्क पर पूरा केस क्यों टिका रहे थे? क्योंकि वो एक कानूनी लूपहोल बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहना चाहते थे कि अगर सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से बचना है तो वो स्पेशल कानून बनाने के बजाय बस कंपनीज एक्ट के तहत एक कंपनी रजिस्टर कर ले और वो आजाद हो जाएगी। लेकिन अदालत ने इस तर्क को नहीं माना। बिल्कुल नहीं। अदालत ने इस तर्क को खतरनाक बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी कंपनी को इम्पीरियम इन इम्पीरियो, यानी राज्य के भीतर एक राज्य की तरह काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो देश के संविधान से ऊपर हो। और इस तरह अदालत अंतिम फैसले पर पहुंची। उन सभी 5 टेस्ट्स को BPCL पर लागू किया गया। 100% सरकारी हिस्सेदारी, गहरा सरकारी नियंत्रण, सार्वजनिक महत्व का काम, खास कानूनी शक्तियां। और अदालत ने फैसला सुनाया कि BPCL आर्टिकल 12 के तहत स्टेट है, इसलिए सोम प्रकाश रेखी की याचिका सुनवाई के योग्य थी। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि कोई संस्था स्टेट है या नहीं, ये उसके नाम के बोर्ड या रजिस्ट्रेशन के कागज पर निर्भर नहीं करता। ये उसके काम, उसकी शक्ति और सरकार के साथ उसके असली रिश्ते पर निर्भर करता है। बिल्कुल। अदालत ने फेशियल कॉस्मेटिक्स को हटा के फंक्शनल रियलिज्म को अपनाया। और ये फैसला आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि आज सरकार और निजी क्षेत्र के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है। सही कहा। इस फैसले ने ये तय किया कि सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट चोला पहनकर अपनी संवैधानिक जवाबदेही से भाग नहीं सकती। और इसी के साथ हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जहां सरकार बहुत सारे काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल या दूसरी निजी संस्थाओं के जरिए कर रही है, क्या स्टेट की ये कार्यात्मक परिभाषा अभी भी प्रासंगिक है? क्या आज भी ऐसी संस्थाएं हैं जो अनिवार्य रूप से सरकार का काम कर रही हैं, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों के पहुंच से बाहर हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।